हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशन क्वेट्स के साथ। और आज की क्लास में हम जैसे कि अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए फिजिक्स का, तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि आवेश क्या है, फिर हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखेंगे, आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल क्वेट्स की कि अंजाम कुछ भी हो आगाज करना ही होगा, कि अंजाम कुछ भी हो आगाज करना ही होगा, थक कर बैठना सही नहीं मेरे दोस्त, रण में हाहाकार मचाना ही होगा। तो देखिए, जरूरी तो नहीं है कि हम मेहनत करें तो हमेशा हमारे सक्सेस ही डिजर्व करें, कभी कभी असफलताएं भी आती हैं, तो उसके बाद हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें लगातार अपनी मेहनत करनी चाहिए। देखिए, मतलब ये तो नहीं कर सकता कि आप कई बार हार चुके तो आप सफल नहीं हो सकते, ठीक, लेकिन एक कोशिश करोगे तो आप कभी सफल भी तो हो ही जाओगे। तो कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो आइए हम बिना डिले किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं। आज इन दोनों टॉपिक को हम बहुत अच्छे से फील करके देखेंगे कि आखिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि पहले सेशन में कि जो आवेश होता है वो अपने चारों तरफ कुछ जनरेट करता है, और वहां पे अगर हम किसी भी चीज को, जैसे आवेश को लेके जाए, जो भी चीजें कंडक्टर्स हो, तो वो एक बल का अनुभव करती हैं, तो वो कुछ फील्ड तक ही होता है। ये नहीं कि मान लीजिए हमने एक आवेश यहाँ रख लिया और बहुत दूर चले गए, फिर उस आवेश को देखे तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी को कहा जाता है कि एक आवेश के चारों तरफ जो भी चीजें जनरेट हुई हो और वहां पे हम कोई भी आवेश लेके जा रहे हो, तो या तो आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण हो। तो क्या होती है, तो किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते, ये हो गई आपकी डिफिनेशन। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो कि किसी भी, हमने स्रोत आवेश क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे दो आवेश की बात करेंगे। एक जैसे कि हम एक कैपिटल क्यू ले लिए, इसी को हम स्रोत आवेश मानेंगे, और यहाँ पे एक स्मॉल क्यू ले रहे हैं जिसे हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो इसे हम परीक्षण करने के लिए लेके आ रहे हैं ना, तो इसीलिए टेस्ट करने के लिए कि आखिर इसके चारों तरफ कहाँ तक इसका फील्ड है। तो ये आपका टेस्ट चार्ज है, तो इसीलिए हम इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, और इसको हम स्रोत आवेश बोलते हैं, स्रोत आवेश। और ये हो गया आपका परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब ये आवेश के पास दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये निगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ तो अब क्या होंगे, यहाँ से मतलब ये आकर्षित होगा, अगर ये भी निगेटिव हो गया ये भी निगेटिव हो गया तो ये प्रतिकर्षित हो गया। मतलब सेम चार्ज नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, प्रतिकर्षण, और डिफरेंट चार्ज होंगे तो आकर्षण। तो यही है आपका कि मतलब ये चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करेगा ऐसे। तो जब भी हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर इसको हम प्लस आवेश मानेंगे तो ये बाहर की तरफ, मतलब आउट द प्लेन के आउट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और जब भी ये निगेटिव होगा तो ये प्लेन के इन, मतलब इन द, ये अंदर की ओर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से
प्रदर्शित करते हैं। अब आप ये सोच के बताओ कि अगर इसको हम फार्मूला लिखने तो क्या लिखेंगे। जैसे कि हमने एक आवेश को लेके आया और यहाँ पे बल लग रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। तो मतलब आवेश और बल, इन्हीं दोनों चीजों में हमें कोई ना कोई यहाँ पे फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला जो आता है E बराबर F/Q, यही होता है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, बेसिक फार्मूला ये होता है। फिर उसके बाद तो हम अलग अलग जगहों पे फिर वेक्टर फॉर्म में सारी चीजें निकाल के हम इसको डिफाइन करते हैं। तो मतलब एक फोर्स लग रहा है आवेश पे और किस क्षेत्र में लग, मतलब जिस क्षेत्र में लग रहा है उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी E बराबर F/Q हो गया। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है। और मैक्सिमम मतलब एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, फिर उसके बाद विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज लिखिए, मैक्सिमम बार पूछा गया। तो इसलिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं समझे रहेंगे तो आगे हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि हम अक्ष पे निकालेंगे, निरक्षीय पे निकालेंगे, गॉस लॉ हो गया, सारी चीजें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से ही स्टार्ट होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मतलब मेन बेस है। तो ये क्लास और ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब ये हमारा फार्मूला हो गया। अब आता है कि आखिर हम इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट हमने कूलम्ब्स लॉ में यूनिट देख रहा था कि फोर्स की यूनिट तो हमेशा से न्यूटन ही रही है। तो भाई ये बदलने वाला नहीं है। तो आपके पास यहाँ से यूनिट देखें तो न्यूटन और लिखे जाए तो प्रति कूलम्ब, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम्ब। और एक और यूनिट होती है इसकी वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों इसकी यूनिट हो गई। या तो आप कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब लिख सकते हो, या तो आप वोल्ट प्रति मीटर लिख सकते हो। और सोचिए यूनिट वाले क्वेश्चंस और डायमेंशंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एमसीक्यू में आते हैं। तो ये तो यूनिट हो गई। अब बात आती है कि इसकी डायमेंशंस कैसे निकालें। तो दिक्कत तो डायमेंशंस में होती है ना, क्योंकि मान लीजिए यूनिट तो ये है हम याद कर लेंगे, लेकिन डायमेंशंस अगर हम देखने जाते हैं तो बड़े बड़े फार्मूले के रूप में मिल जाते हैं। तो बहुत टेंशन होती है आखिर हम कैसे यूनिट्स को याद करें। तो देखिए हमें बिल्कुल भी याद या रटने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले इस फोर्स अपॉन कूलम्ब इसी से यूनिट अपनी निकाल लेंगे। मान लीजिए वोल्ट प्रति मीटर से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन E बराबर F/Q भी तो है और हमने फोर्स की यूनिट निकालना सीखा ही था। तो अगर हम यहां से निकालें यूनिट बीमा कि आखिर E की बीमा क्या होगी, तो E बराबर हमने देखा कि F/Q है। अब इसको छोटे फॉर्म में तोड़ते चले जाओ, आप जितना छोटा फॉर्म में तोड़ सकते हो। अब हमने पहले भी सीखा था कि F को हम M इंटू A और Q तो एक छोटा सा चार्ज है, Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू T। अब हमें ये मिल गया। अब देखिए T A को भी हम चाहे तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो A है वो एक मूल राशि नहीं है। आपको जो मूल राशियां हैं साथ उसी में तोड़ना होता है। तो अगर एक बार इसे और तोड़ दें तो मीटर और मास इंटू एल ना लिखो तो हम यहाँ से मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर अपॉन IT। अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं बीमा इसकी, मास की बीमा कैपिटल M और इसको ब्रैकेट में करो, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई मीटर की बीमा कैपिटल L। और ये देखो जो सेकंड है ये प्रति में है, तो अगर इसको ऊपर हम लिखेंगे तो T के पावर -2 लिख दिया हमने। और नीचे धारा का एम्पियर होता है तो हमने एम्पियर को ब्रैकेट में कर दिया। और टाइम का आपके पास T होगा ही। अब हम यूनिट इस तरीके से तो लिख नहीं सकते डिवीजन के रूप में, हमें क्या करना होगा, इसे एक सिंगल लाइन में लिखना होगा। तो ML जो भी है, तो हम यहाँ पे जब इसे लिखेंगे तो लिख सकते हैं M के पावर तो कुछ भी नहीं है, L भी नीचे नहीं है तो इसको भी ऐसे छोड़ देंगे। अब देखिए ये T, एक T माइनस में है और इस T वाले को माइनस में लेके जाएंगे तो मतलब ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये अगेन माइनस हो जाएगा। तो -2 और -1 मिलके आपके कितने हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम A को ऊपर लेके जाएं तो इस पे -1 चार्ज, और जब T को लेके जाएंगे तो -3 चार्ज। देखिए कितनी आसानी से हमने बीमा निकाल लिया। अब तो हमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई देवी कभी भूल गया आखिर T पे कितना था, 2 था कि 1 था कि 3 था। तो हम इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं। जो भी हमारे डिवीजन में होता है अगर हम उसे ऊपर लेके जाएं तो वो इनवर्स के फॉर्म में आ जाता है, मतलब प्लस में है तो ऊपर हम माइनस के पावर में लिख देंगे तो वो एक लाइन में आ जाएगा। जैसे कि हमने इसको न्यूटन प्रति कूलम्ब लिखा या न्यूटन इंटू
कूलम इनवर्स लिख सकते हैं, वैसे ही वोल्ट मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, और इनवर्स का मतलब कि -1 लगा देना है। तो ये था आपके पास पूरा विद्युत क्षेत्र कि आखिर विद्युत क्षेत्र की ये डिफिनेशंस हो गई। फार्मूले के रूप में भी आप लिख सकते हो, अगर ई बराबर कह सकते हो कि फोर्स अपॉन कूलम के अनुपात को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये चीजें उस टाइम करनी है जब आपको डिफिनेशन अच्छे से याद ना हो, लेकिन ये तो इतनी ईजी है, बस आप एक चार्ज को ऐसे माइंड में लेके आओगे, फिर सोचोगे हाँ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो वहां पे कोई भी चार्ज लेके आएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, और जहां तक वो करेगा वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, जहां तक ये फोर्स जनरेट करेगा। तो ये हो गया पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर विद्युत बल रेखाएं क्या है। एक चीज और अक्सर करके पूछा जाता है, सदिश और अदिश। देखो जैसे हम क्लास 10th तक तो सदिश अदिश की कोई बातें नहीं आती, लेकिन क्लास 11th से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर ही होता है उसमें हम सारी चीजें, सार्थक मान, मानक, ये सारी चीजें, डायमेंशंस निकालना सब सीख लेते हैं। तो उसमें हमें सदिश और अदिश भी लिखना होता है। तो हर एक क्वांटिटी को हम फाइंड करते हैं कि हाँ ये सदिश है कि अदिश है, वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका जो ई है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब देखो यहाँ पे परिणाम की तो हो गई, परिणाम तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शंस भी पता चल रही है कि किधर की तरफ डायरेक्शन है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो आपकी ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। तो आपका इतना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इतनी चीजें आपको लर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आगे सारे डेरिवेशन आप यूं आसानी से कर लोगे। अब इसके बाद हम वैद्युत बल की प्रॉपर्टीज क्या होती है रेखाओं की, उन रेखाओं को देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरेट कर रही है ना, तो ये रेखाएं कैसे जाएंगी, अगर हम दो आवेश लेकर ला रहे हैं, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो उस पर रेखाएं कैसे जनरेट होंगी, वही प्रॉपर्टीज होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद हम विद्युत बल रेखाओं के गुण देखते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो देख लिया, फार्मूला, डायमेंशंस, यूनिट्स और डिफिनेशन, सारी चीजें क्लियर हो गई। और डायमेंशंस तो रटना बिल्कुल भी नहीं, हमने निकाल के देख लिया। और ऐसे ही अगर आपको निकालना आ गया तो आपको कभी भी डायमेंशंस रटना नहीं पड़ेगा किसी भी चीज की। बस आपके पास 7 मूल राशियां, उन मूल राशियों में उसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो कोई भी फार्मूले को, और आसानी से आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो आइए हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तो जैसे कि अगर हम एक फिगर से समझे कि आपका ये प्लस क्यू आवेश हो गया और दूसरा माइनस क्यू आवेश हो गया। अब हम इससे क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिगर आपके माइंड में रहा ना तो आपको लाइनें भी ये याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो हमने पहले ही बताया था कि जो प्लस है यहीं से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगी, यानी स्टार्ट होंगी। तो ये ऐसे स्टार्ट होके इस पे समापन हो जाएंगी, ऐसे स्टार्ट होके इस पे समापन हो जाएंगी। सेम इधर से भी इस पे जाके इस तरीके का इनका डायरेक्शंस होगा, प्लस से निकल रही हैं और माइनस पे जाके मिल रही हैं। ऐसे ढेर सारी लाइनें होती हैं, केवल सिंगल लाइनें नहीं, हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। अब इन्हीं की आपको क्या लिखनी, प्रॉपर्टीज आखिर ये कैसे हैं। तो पहला तो हम देख के बता सकते हैं ना कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो प्रारंभ प्लस आवेश से होंगी और उनका समापन माइनस पे होगा, पहली प्रॉपर्टीज हो गई। फिर देख रहे हो कि ये लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रही है, मतलब ये दूसरे को कभी भी कट आउट नहीं करती हैं, और ये हमेशा आवेश के लंबवत होती है। जैसे कि हम एक आवेश के माने तो जब ये निकलनी है तो ना उसके लंबवत होती हैं। और दूसरा गुण देखें तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये भी मतलब एक इसमें यहाँ से निकलेंगी जितनी वहां से निकलेंगी वो बराबर ही होंगी। तो यही सारी प्रॉपर्टीज आपको लाइन के रूप में लिखना है। सबसे पहले लिख सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज। और दूसरी आप लिखना चाहो तो यहां से लिख सकते हो कि प्रारंभ वैद्युत बल रेखाएं लिख लीजिए, वैद्युत
बल रेखाओं का प्रारंभ धनावेश से होता है तथा समापन ऋण आवेश पे होता है, ऋणावेश पर होता है। तो देखिए प्रॉपर्टीज अगर लिखना हो तो ये फिगर अगर हमारे माइंड में है तो हमें रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब ये लिख सकते हो कि मान लीजिए अगर हमें ऐसी चीजें कह दी जाए कि आप अनंत तक समापन बताओ या अनंत तक प्रारंभ बताओ, तो आपको क्या करना होगा भाई? जब आप कभी भी दो आवेश को ऐसे पास मिला दोगे तो एक से जनरेट होगा, दूसरे पे जाके वो समाप्त हो जाएंगी और ये ऐसे तरीके से अपना चलते रहेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट रहता है। मान लीजिए अगर हम एक वायर ही लेते ना, अभी देखिए यही चीजें आपकी बेस है पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही से जनरेट होती है। अब एक वायर जैसे कि माना हमने एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ -2 बनाया तो ये ध्रुव जनरेट हो जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही है, आवेश के विपरीत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अब इसमें देखिए एक हम ओपन वायर ले लें, जैसे कि ये जो वायरें लगती हैं घर पे तो उस पर प्लास्टिक की वायर लगा दी ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ना हो, ताकि कोई जाए तो उसको करंट ना आए, क्योंकि हम भी अगर थोड़ा सा इसके फील्ड में चले जाए तो हमें भी करंट लग सकता है। इसीलिए इसको प्लास्टिक से मतलब इंसुलेटर से, किसी भी इंसुलेटर से इसको ढक दिया जाता है ताकि उसको टच भी कर ले तो हमारे भी को करंट ना लगे या किसी को भी करंट ना लगे। अब ये यहाँ पे जैसे वायर हमने एक वायर मान लिया, ये ओपन वायर है जैसे कि हमने कॉपर का मान लिया, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेंगी ही करेंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगी। और यही चीजें आपके आगे के चैप्टर में जाके पढ़नी है। इधर तो आप चार्ज को स्थिर रखे हो, फिर चार्ज को मूव कराओगे और जब चार्ज मूव करेगा तो वो मूव करने के साथ साथ अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और वहीं से फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिला दिया जाता है। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दर्शाते हैं, फिर दोनों आपके आगे जाके मिलके बायो-सेवर्ट लॉ बन जाता है। तो इसीलिए बेस होता है कि आप इंटरेस्टिंग तरीके से बेसिक से ही समझते चलो। आप ऐसे जोड़ के लॉजिक से पढ़ोगे तभी आपको क्या होंगी, चीजें समझ में आएंगी। तो अब ये फिगर याद रहा तो हमें ये याद हो गया। अगर हम ये ले लें कि यदि हमें अनंत पर समापन चाहिए तो एकल आवेश लेना होगा, तो एकल आवेश लेना होगा। इस तरीके से कह देते हैं कि मान लीजिए कि हमने बहुत ही पावरफुल मतलब चार्ज ले लिया और वो एकल चार्ज है, तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा ना कि आखिर वो समापन कहाँ पे हो रहा है। तो अगर हमें कोई मान नहीं पता तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो अनंत पे है। और यहाँ से कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं आवेश के लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। ये हो गई आपकी पूरी प्रॉपर्टीज। और ये भी कि जितनी लाइनें यहाँ से निकलेंगी मतलब इन दोनों तरफ आपके लाइनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई। तो आपको मतलब मिनिमम यहाँ से 4 ही प्रॉपर्टीज पूछता है, 4 या 5, क्योंकि 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो अब हमें ये फिगर बना दिए, इतना लिख दिए, तो ये जरूरी थोड़ी कि उसी पे हमें बस पूरे एग्जाम में लिखना है। तो इसीलिए जब भी हम एग्जाम किया हमारे पास क्वेश्चंस पेपर आता है तो हमें आंसर उतने ही देने होते हैं कि जितना आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नहीं कि हमें इस पे क्वेश्चन आ रहा है बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे, चलो इसी को हम बढ़ते चले। अब भाई अगर वो जो नंबर देगा उस क्वेश्चन की जितनी मार्किंग की गई उतने ही तो नंबर मिलेंगे। अब ये तो थोड़ी है नहीं कि आपने उस पे पूरे 2-3 पेज लिख दिया 3 नंबर के क्वेश्चन में और आगे के 2-3 क्वेश्चन नहीं लिखे तो एग्जामिनर ने प्रश्न होकर आपके उसके भी नंबर यहाँ पे लिख दिया। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। और कभी भी आपके पास मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन हो ऐसे आ रहे हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप थोड़ा मतलब वहां पे नंबर लेने के लिए ये मत कीजिएगा कि एक ही को हम बहुत अच्छे से लिखें। आप थोड़ा थोड़ा करके सभी को लिख दीजिएगा थोड़े चार्ट फॉर्म में। तब उससे क्या लाभ होगा कि भाई वो कुछ ना कुछ नंबर जरूर आपके देगा।
तीनों पे देगा तो वो आपके नंबर को इंक्रीज करते हैं। और वहीं आप एक लिख के चले आओगे, अच्छे से भी लिख लो, तो भाई जितनी उसकी फिक्स नंबर है उतना ही तो मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आप क्लास सेशन को अटेंड करते रहोगे तो आपको मतलब सारे टॉपिक क्लियर होने के साथ साथ आपको एग्जाम्स के लिए गाइडेंस भी बहुत मिलेगी। और कंटिन्यूसली आप अभी से स्टार्ट किए हो तो पढ़ते रहेगा, कभी भी ये नहीं कि हमारे टेस्ट में या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हम ऐसे छोड़ दें। जैसे कि हमने पहला मोटिवेशनल कोट्स जो बोला उसको याद रखिएगा और अपने लाइफ में उसको लाइएगा। और इसी तरीके से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये नहीं कि फिजिक्स बहुत बच्चों को डराता है तो इससे डर के भागना नहीं है। डर के भाग जाओगे तो फिर क्या ही, लेकिन जब इसमें लड़ोगे इससे ना तो बहुत चीजें समझ में आएंगी। और एक बार मेहनत किए तो भाई स्टडी एक ऐसे फील्ड है, अगर इसमें मेहनत इन्वेस्ट करोगे अपने टाइम को तो कभी भी वो बर्बाद नहीं जाएंगे या कभी भी आपको ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं देंगे, वो हमेशा कभी ना कभी रिजल्ट दे के जाएंगी। तो आज के सेशन में इतना ही। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखा, फिर यूनिट्स, बीमा, सारी चीजें हमने देख लिया और ये प्रॉपर्टीज भी हो गई। तो अगेन थैंक यू। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को और एक कमेंट्स जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे अंदर बहुत मोटिवेशंस लाते हैं। और वो अगर हमारे अंदर मोटिवेशंस रहा तो फिर हम आपके अंदर मोटिवेशंस लाते रहेंगे और आप ऐसे ही पढ़ाई करते करते एकदम बिल्कुल मजे में बहुत अच्छे नॉलेज के साथ बहुत अच्छे नंबर भी ला लोगे। तो अगेन थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।